all of those theorists had one of the basic point which they want to propagate, और वो point ये था कि if you want to achieve the development of the societies, then you have to follow certain aspects, जिसमें उन्होंने पहले economic means पे बात की थी, then they had talked about the role of personalities, और उसमें फिर उन्होंने political system की improvement और फिर communication means के ऊपर बात की थी कि these are the 3 to 4 different aspects जिनको के वेस्ट ने प्रैक्टिस किया एंड देन दे हैड अचीव द डेवलपमेंट मीन्स। अब उसके बाद जो वो 4 कैटेगरीज थी उनसे मैंने फिर आपको बताया था कि अब हम जो डिफरेंट सेट ऑफ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, वो सेट ऑफ थ्योरीज के जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन्हीं 4 से डिवाइस हैं, जिनमें हमने स्टार्ट की थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो मेजर पॉइंट था या जो मेजर एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन था, दैट वाज अबाउट द थिंग कि इफ यू वांट टू बिकम अ मॉडर्नाइज सोसाइटी, तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो दो सिस्टम जो कि वेस्ट ने फॉलो किए थे। और उसमें ये हमने देखा था कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो मेजर पॉइंट था या जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो फोकस था, दैट वाज प्योरली इकोनॉमिक ऑन इकोनॉमिक मीन्स। यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने अपने कॉन्सेप्ट को डिवाइड किया था फ्रॉम द रोस्टो कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक थ्योरी से। और रोस्टो ने जो वो 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज दी थी, और उसके बाद वेस्ट ने जो मार्शल प्लान और इकोनॉमिक असिस्टेंस का प्लान इंट्रोड्यूस कराया था, दोज वर द 2 डिफरेंट मीन्स जिनको के यूटिलाइज किया गया था बाय द मॉडर्नाइजेशन पीपल। और उन्होंने कह लें कि सोसाइटीज की को जो है एक मॉडल प्रेजेंट किया था दैट इफ यू वांट टू अचीव द मॉडर्नाइजेशन और इफ यू वांट टू बिकम अ developed nation, you have to follow the same processes, same phases, and same urbanization aspect as West has practiced. ये जो मेजर पॉइंट्स थे उनको हमने सो फार डिस्कस किया था, और उसमें फिर हमने देखा था कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किस तरह से different points of development with the help of different stages of development डिवाइस करती है फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और यही जो चीजें थी वो उसकी स्ट्रेंथ्स भी कंसीडर की गई थी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को एक पॉजिटिव या एक गुड विल थ्योरी इस सेंस में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसने हमें बहुत सारे रिसर्च फोकस के बारे में बेसिस प्रोवाइड की थी। उसका जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसमें जनरल सोसाइटी को कंसीडर किया गया था। और उसमें वी हैड स्टडीड इन दैट 1950s that theory has gained much popularity, but when it comes to 1960s, then they had faced a lot of criticism. तो क्रिटिसिज्म जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे उस टाइम किया गया, नंबर 1 वाज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट डायरेक्शंस टू डेवलपमेंट। डायरेक्शंस टू डेवलपमेंट में जो पहला क्रिटिसिज्म डेवलपमेंट पे किया गया या मॉडर्नाइजेशन पे किया गया, they pointed to the fact that development is not necessarily unidirectional. This is an example of the ethnocentricity of Rosto's perspective. यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो इस चीज से लिया गया कि रोस्टो ने जिस तरह से स्टेजेस आइडेंटिफाई की थी फ्रॉम दी ट्रेडिशनल टू दी मॉडर्न, तो वो जो 5 पॉइंट्स उसने हाईलाइट किए थे, critics have criticized on that thing कि it is not necessarily like in this manner कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर अपनी डेवलपमेंट को अचीव करना है तो आप इन्हीं 5 स्टेजेस से गुजरते हुए डेवलपमेंट को अचीव करें। बहुत सारे और मीन्स भी हो सकते हैं जिनसे पीपल कैन अचीव द डेवलपमेंट। तो जो रोस्टो का जो पर्सपेक्टिव है उसको आप कह लें कि दे हैड क्रिटिसाइज्ड अबाउट दोज डायरेक्शंस एंड दे हैव क्रिटिसाइज्ड अबाउट दोज स्टेजेस। इट इज नॉट नेसेसरीली प्योर कि अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो आप उसी एक मॉडल को फॉलो करें या उन्हीं 4 to 5 स्टेजेस को फॉलो करें जो कि
रोस्टो ने प्रेजेंट की थी। सेकेंड, द मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन ने जो है चूंकि एक ही पर्सपेक्टिव को फॉलो किया था और उसने एक ही मॉडल पे बात की थी कि उसने और कोई मतलब दे हैड ओनली गिवन कंसीडर मॉडर्नाइजेशन एज बीइंग अमेरिकनाइजेशन और यूरोपनाइजेशन, यानी अमेरिका ने या यूरोप ने जिस तरह से खुद को प्रोग्रेस किया तो उन्होंने एक ही वे ऑफ डेवलपमेंट या एक ही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो प्रेजेंट किया तो उसको भी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया था। सिमिलरली देर इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न की टर्म्स को यूज किया गया और ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न वैल्यूज की गई। One of the criticism was on that thing, that why you are asking the values of third world countries as being the traditional one. आपको क्यों उनकी वैल्यूज जो है वो ऑब्सोलीट लगती हैं? बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने जब ये जो पीछे पर्सपेक्टिव स्टडी किए थे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, तो उन पर्सपेक्टिव्स में they had also provided the definition of traditional and modern, जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉडर्न पर्सन इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, उसके पास उसकी हाई सेल्फ एस्टीम है, जबकि ट्रेडिशनल पर्सन के बारे में ये कहा जाता था दे रेजिस्ट टू चेंज, दे हैव लो सेल्फ एस्टीम। तो वो जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए थे ट्रेडिशनल की डेफिनेशन और मॉडर्न की डेफिनेशन में, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ क्रिटिसाइज किया गया दैट व्हाई यू आर asking why you are saying that the people belonging to the third world countries have the traditional values, or if they have the traditional values, why you are saying them as to be like they are resistant to change or they have low self esteem. This is not the case. तो उसमें बिकॉज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी या जो न्यूली डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड थी, those newly developed nation of world share a lot of value systems, यानी उसमें different cultures और different religions और different setup से belong करने वाले लोग थे। तो हर person के आप कह लें कि उनकी जो value systems है उसमें एक heterogeneity exist करती थी। तो आप एक same definition में उन सारी third world countries को line नहीं कर सकते। और मतलब इन्हीं में ये these were the major points, यानी कि आप why you are asking about those people as being the resistant one, or why you are talking about those people as having the low self esteem. तो वो जो एक डेफिनेशन ट्रेडिशनल और मॉडर्न की वहां दी गई थी उसको भी एक क्रिटिसिज्म के तौर पे लिया गया कि दिस इज नॉट द केस, द पीपल who are from those third world countries, they are from different backgrounds, from different setups, so you cannot categorize all of them in a single span. Then later on जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट थे, बिकॉज हर थ्योरी जो भी आप स्टडी करेंगे उस पर किसी ना किसी किस्म का क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक सीरीज ऑफ स्टडीज आती थी, वो सीरीज ऑफ स्टडीज उन इश्यूज को जो प्रीवियसली थ्योरीज में एग्जिस्ट करते थे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती थी। तो मॉडर्नाइजेशन को डिफरेंट मीन्स से भी डिस्कस करने की कोशिश की गई थी by considering many new variables like internal factors, cultural values और social institutions. Later on modernization theory को जब revive करने की कोशिश की गई तो उसमें कल्चरल वैल्यूज और सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी यूज किया गया, उनको भी स्टडी किया गया और इंटरनल फैक्टर्स को भी स्टडी किया गया। बिकॉज जो आपका सेट ऑफ क्रिटिक्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे आए थे उन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर बात की थी कि हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दोज थिंग्स। तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दोज थिंग्स दे हैड used those three variables, and they started to redefine and they started to clarify the concepts of traditional and modern. And similarly they wanted to give those aspects to you be considered that those would be considered as being beneficial to the whole society. अब ये जो
मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी थी या जो इसमें डिस्कशंस डिवाइस की गई, दोज डिस्कशंस हैव लेड द सोसाइटी टू थिंक अबाउट वेरियस अदर थिंग्स। यानी एक तो आप ये कह रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइड इनटू दिस सोसाइटी, and you on the other hand are giving or you are on the other hand providing the state of dependency for the traditional and modern states। यानी आपने जो डेफिनेशंस या जो पॉइंट्स हाईलाइट किए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर, उन पॉइंट्स में हमें कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी का फैक्टर जो है वो विजिबल हुआ, बिकॉज यू आर यू आर ट्राइंग टू से, यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट के बारे में ये कहा गया दैट यू पीपल वर ट्राइंग टू से कि अगर किसी ने ट्रेडिशनल सोसाइटी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने अगर डेवलपमेंट को अचीव करना है तो दे टोटली हैव टू रिलाई ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री फॉर गेटिंग दोज थिंग्स। तो आप एक स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या उसको हाईलाइट कर रहे हैं इन योर थ्योरीज। तो डिपेंडेंसी की जिस वक्त बात आती है तो लेटर ऑन जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी जिन लोगों ने डिस्कस की, उन्होंने इस चीज पे आर्ग्यू किया कि डिपेंडेंसी इज नॉट ओनली कि अबाउट दैट थिंग कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने रिलाई करना है ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज फॉर गेटिंग असिस्टेंस। ऐसा नहीं होता। अगर वो रिलायंस होती है तो वो डिपेंडेंसी की स्टेट जो दोनों कंट्रीज हैं, यानी जो दोनों साइड्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वंस, दोनों की साइड्स पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है एंड दे बोथ आर रिलाइंग ऑन वन अनदर, और वाइस वर्सा की सिचुएशन। इट इज नॉट द केस कि आप सिर्फ कहें कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे डिपेंड करेगी तो प्रोग्रेस कर सकती है, ऐसा नहीं होता। देयर आर केसेस जब, बिकॉज ये जो डिपेंडेंसी है ये दोनों के लिए है। एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने भी अगर प्रोग्रेस को अचीव करना है तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, बिकॉज अगर आप एग्जांपल लें इस चीज की कि हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो सुपर पावर्स थी उन दोनों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज जो हैं वो, ये ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उनको अपने साथ अलाय कर लिया। अब उनको अलाय करने का मकसद क्या था? अपनी पोजीशन को भी स्ट्रांग बनाना। तो वो जो डिपेंडेंसी की स्टेट है, तो डिपेंडेंसी की स्टेट एग्जिस्ट करती है अमंग बोथ द नेशंस और अमंग बोथ द सेटअप्स। तो उसको डिस्कस करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी प्रेजेंट की गई, दैट वाज द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है, दैट डिस्कशन would be on going to be on the theory of dependency, और हम इसको देखते हैं कि how that theory is going to challenge the old modernization discussions, और उसने फिर किस तरह से later on इन चीजों को, इन concepts को जो है वो change किया था। The foundations of the theory of the dependency emerged in the 1950s from the research of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean। यानी ये कुछ कमीशंस थे, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी को 1950s ना, जो आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है दैट वाज गिवन इन 1940s और 50s और 60s में 50s में उसको बेटरमेंट की तरफ लाया गया और उसकी क्रिटिसिज्म जो 60s में उसका क्रिटिसिज्म था वो आया, और उसी को साइड बाय साइड रखते हुए आपकी जो डिपेंडेंसी थ्योरी है दैट वाज गिवन इन 1950s। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड and representative authors was Rolf Prebisch। रॉल्फ प्रेबिश ने थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया था, उनको डिस्कस किया था। Going into the historical context of the dependency theory, the dependency paradigm played an important role in the movement for the New World Information and Communication Order from the late 1960s to early 1980s. Let me have a bit of discussion about the New World Information and Communication Order. न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर दिया गया था एक मैकेनिज्म, जैसे जो हमने मार्शल प्लान और जो भी थी इकोनॉमिक असिस्टेंस या वो जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उन सब पॉइंट्स के अंदर जो सोसाइटीज की डेवलपमेंट की बात की गई थी, उस डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट, इन आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ एक रिपोर्ट जो है वो
मैकब्राइड कमीशन बना था. दैट कमीशन वाज फॉर द क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज. और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी यूएन के आगे, जिसमें कि उन्होंने डेवलपमेंट के डिफरेंट मीन्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया था. तो ये जो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर है, ये बेसिकली वो रिपोर्ट है जिसमें कि सोसाइटीज की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट मीन्स या डिफरेंट मैकेनिज्म्स पे बात की गई थी. ये जो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर है, इसको हाईलाइट करने में या इसको क्लैरिफाई करने में आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन the new states in Africa, Asia, and the success of socialist and populist movements in Cuba, China, Chile, and other countries provided the goals for political, economic, and cultural self-determination within the internal community of nations. अब वही है कि due to the emergence of new states at that time, बहुत सारी यानी कह लें कि न्यू मैकेनिज्म्स या न्यू गोल सेटअप किए गए, जिसका मकसद किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम्स को या सब सिस्टम्स को बेटर बनाना या उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना था. नाउ व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी. यहाँ पे भी कुछ मेजर जो पॉइंट्स थे या जो मेजर फोकस ऑफ स्टडीज थे, जिस तरह के मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में इकोनॉमिक मीन्स को ज्यादा लेके उन पे एम्फसाइज किया गया था, मार्शल प्लान पे एम्फसाइज किया गया था, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस पे एम्फसाइज किया हुआ था. तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, उसने कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की. तो व्हाट वर देयर मेजर पॉइंट्स ऑफ फोकस. नंबर 1 इज टू कंट्रोल द मॉनेटरी एक्सचेंज रेट, placing more governmental emphasis on fiscal rather than monetary policy. Number 2, अच्छा ये जो पॉइंट है नंबर 1, टू कंट्रोल द मॉनेटरी एक्सचेंज रेट. मॉनेटरी एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा आपके दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक मीन्स और द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. What they tried to do at that time, डिपेंडेंसी थ्योरी ने के जो थ्योरिस्ट थे या जो लोग इस चीज पे बात करते थे, उन्होंने इकोनॉमिक मीन्स से ही अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश की थी. What they tried to do कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंटल एम्फोसिस या गवर्नमेंटल रोल के ऊपर बात की इन व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. के उनका जो कहने का मकसद ये था कि जो उन्होंने एक फाइनेंशियल जो भी शेयरिंग हो रही थी या जो भी इकोनॉमिक शेयरिंग हो रही थी, उसको गवर्नमेंटल एम्फोसिस ज्यादा गवर्नमेंटल कंट्रोल करने की कोशिश की थी और उससे चीजों को प्रमोट करने की कोशिश की थी. द सेकेंड पॉइंट वाज टू प्रमोट to promote a more effective governmental role in terms of national development. अब यहाँ पे आप देख लें कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें what they try to do to show कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इस चीज को मेक श्योर करने की कोशिश की कि जितनी भी चीजें हैं दे शुड हैव टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो या जो सेकंड पॉइंट है, उसमें भी पहले पॉइंट में भी इसी चीज पे बात की गई थी कि जितना भी जो फाइनेंशियल रिलेटेड जितना भी रोल है, दे शुड हैव टू बी प्योरली इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. और सेकंड पॉइंट में भी इसी चीज पे बात की गई कि व्हेन यू हैव टू डेवलप नेशनली, व्हेन यू हैव टू बिल्ड अप योर systems, when you have to focus on the nation building aspects, you have to provide the government more and more roles to play to create a platform of investments, giving a preferential role to national capital. Now, थर्ड पॉइंट, अब इनके भी जितने पॉइंट्स है क्लास, उनमें भी आप देखें कि दे हैव फोकस्ड ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मोर. और यहाँ पे भी इन्होंने ये कहा कि इफ यू हैव टू वर्क ऑन द इन्वेस्टमेंट्स एस्पेक्ट, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो जीडीपीज और जीएनपीज वगैरह या इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें
अगर आपने अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटीज के लिए, अपनी कॉलोनीज के लिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट मीन्स को डिवाइस करना है, to allow the entrance of external capital following priorities already established in national plans for development. Same related points. To promote a more effective internal demands in terms of domestic markets as a base to reinforce the industrialization process in Latin America. Now, इस पॉइंट में जो इन्होंने चीज हाईलाइट की है, दैट वाज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज. व्हाट दे सेड कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इस पॉइंट में यानी इस चीज को हाईलाइट किया गया कि जितना कोई कंट्री अपनी या जितना कोई कॉलोनी अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश और बिल्डअप करेगी, तो उतना ही आप कह लें कि आपकी जो इंटरनल मार्केट्स हैं वो स्ट्रांग होंगी. तो इस चीज पे इन द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, self-reliance or improvement in your internal system or improvement in your internal markets with the help of industrialization, इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया that you can do so, you can improve your own market systems, you can improve your setups by focusing on industrialization. Next point is to generate a larger internal demand by increasing the wages and salaries of workers, which will in turn positively affect aggregate demand in internal markets. तो इसमें भी जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप सिस्टम बिल्डअप करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ वर्कर्स. जब आप किसी की सैलरीज अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज को बेटर सैलरीज और वेजेस प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी आपके जो सिस्टम्स या सेटअप्स हैं या जो आपकी इंटरनल मार्केट्स हैं उन पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा और आप वो एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं उससे अचीव करेंगे. To develop a more effective coverage of social services from the government, especially to impoverished sectors, in order to create conditions for those sectors to become more competitive. And last point is to develop national strategies according to the model of import substitution, protecting national production by establishing ports and tariffs on external markets. अब यहाँ पे क्लास जितने भी पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसी के ऊपर, ये जो हम डिफरेंट मीन्स ऑफ इकोनॉमिक साइड से यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने इंपोर्ट पे फोकस करें. एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स पे अगर फोकस किया जाएगा तो आप अपनी नेशन बिल्डिंग यानी आप अपनी जो पोजीशन इन द सोसाइटी है उसको बेटर बना सकते हैं. आप अपनी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको एस्टेब्लिश करें. अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको मेजर फोर कैटेगराइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ाई थी, तो वहां पे उनकी समरी जो थी उसमें इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हमने बात की थी कि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्डिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना, अपनी इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस और सेक्टर्स भी डिवाइस करना. हमने वहां ये पढ़ा था कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का फोकस जो है वो उन चीजों पे होगा. तो अब यहाँ पे ये जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी है, यहाँ पे हम उन पॉइंट्स को आके एक क्लैरिफाइड मैनर में देखते हैं. जबकि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ज्यादा फोकस इस चीज ट्रेडिशनल मॉडल की डेफिनेशन या शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न या स्टेजेस टू मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, जबकि जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी है that is broader from the modernization theory in the sense कि इन्होंने internal mechanisms पे बात की ज्यादा से ज्यादा कि अगर आपने अपनी स्टेट को बेटर करना है, यानी अगर आपने एक सेल्फ सस्टेन्ड जो स्टेट है वो बनना है, then what are the important things जिन पे कि आप emphasize करेंगे अगर, तो आप एक सेल्फ सस्टेन्ड स्टेट बन सकते हैं, जिसमें उन्होंने फिर आपको मॉनेटरी मीन्स और इकोनॉमिक मीन्स और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिल्डअप और आप कह लें कि मोर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस और सेक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट और
salaries increasing in salaries and wages and improvement of your domestic markets, इन सारे points के ऊपर और more and more focus on the investments, इन points के through जो है वो चीजों को highlight करने की कोशिश की, apart from that traditional modern divide. Now, dependency and development. What is the connection of the theory of dependency with development? उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. The dependency approach emerged from the convergence of two intellectual traditions, one often called New Marxism or Structuralism, and the other rooted in the extensive Latin American debate on development that ultimately formed the ECLA tradition, the United Nations Economic Commissions for Latin America. अब यहाँ पे क्लास देयर वर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जिन पे कि थोड़ा सा आप कह लें कि हाईलाइट करने की जरूरत है कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें या आप कह लें कि न्यू मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है, दे हैड बेसिकली टॉक्ड अबाउट they had basically talked about the movement जिसमें कि इन्होंने सोसाइटीज को बेटरमेंट की तरफ फोकस करने की कोशिश की थी या सोसाइटीज को मूव ऑन करने की कोशिश की थी टुवर्ड्स बेटरमेंट बाय बिल्डिंग ऑन दी और बाय फोकसिंग ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटीज, जिसमें कि नेचर ऑफ द सोसाइटी आ जाती है या जो भी ह्यूमन सोसाइटी है. तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली इमर्ज हुई थी फ्रॉम द थिंग कि इनका फोकस ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आउटलुक पे या अपने स्ट्रक्चर पे को बेटर करें, अपनी सोसाइटी की नेचर को, उसकी जो ह्यूमन साइकी है या उसमें जो रहने वाले जो एक्सटर्नल सेटअप्स हैं, यानी जितनी ज्यादा आप अपनी सोसाइटी की बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस ये जो न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच है या जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द थिंग के सोसाइटीज में बेटरमेंट तब आ सकती है व्हेन दे फोकस ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, देयर नेचर्स एंड देयर साइकीज एंड देयर मेजर बिल्डअप्स ऑफ द सिस्टम. तो उसमें एक तो ये था कि न्यू मार्क्सिस्ट या स्ट्रक्चरलिज्म इस चीज पे बात करती थी, और इवन जो दूसरा पॉइंट है दैट इज द ECLA, the United Nations Economic Commission for Latin America, they also talked about development with in terms of, or they also talk about betterment of the societies in terms of their structural means. यानी जितना आप अपने स्ट्रक्चर को, अपने आउटलुक को, अपने एक्सटर्नल को बेटर करेंगे उतना ही you would be in the state of achieving the development. According to dependency theorists, continued imperialist dependence after the end of the colonial period is ensured first and foremost by the reproduction of socio-economic and political structures at the periphery in accordance with the interest of the central powers. अब थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कशन में भी मैंने आपको ये सेंट्रल और पेरिफेरल की जो डेफिनेशन या जो डिवीजन है उसके ऊपर बात की थी. तो यहाँ पे भी इन्होंने इसी चीज पे बात की है दैट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिफेरल स्टेट की टर्म यहाँ यूज की जा रही है फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और सेंटर की टर्म यूज की जा रही है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. तो यहाँ पे भी इसी चीज की पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि इफ यू हैव टू ग्रो और इफ यू हैव टू reproduce yourself, or if you have to focus on your economic and political structures, then you have to do the things with the in the similar manners as with the interest of the central powers. यानी जो central states हैं उनके जो इंटरेस्ट है या जो भी उनके मैकेनिज्म्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, सोशो इकोनॉमिक मीन्स हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो स्टेट है या जो अपना आपके इंपीरियलिस्ट एस्पेक्ट्स है उसको आप बेटर बनाएं.
This is the main cause of the chronic backwardness of the developing countries, since the main interest of Western monopoly capitalism was to prevent, or if that was impossible, to slow down and to control the economic development of developed countries. Now, ये जो एक सेकंड पॉइंट है उसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूंगी, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है वो उसी की डिस्कशन है। कि थर्ड पॉइंट में उन्होंने थोड़ा सा ये बताया है कि एक आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज की डेवलपमेंट की तो बात, प्रोग्रेस की, ग्रोथ की बात हो रही है, बट इन द कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग टू द मीन्स ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिज्म, यानी जो कि आपके कि जिस तरह के सेंट्रल पावर्स के इंटरेस्ट हैं, जिस तरह के सेंट्रल पावर्स की रिक्वायरमेंट है, इफ यू हैव टू अचीव दैट डेवलपमेंट मीन्स, तो आप उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को फॉलो करते हुए आप डिपेंडेंसी को या आप अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेजर पॉइंट्स, डिपेंडेंसी की एक थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी की एक डेफिनेशन दी गई थी बाय डॉस सेंटोस इन 1970। उस डेफिनेशन को देख के आपको जो मेजर वो जो कॉन्सेप्ट है या जो मेजर आइडिया है वो क्लैरिफाई हो जाए। Dependence is a conditioning situation in which the economies of one group of countries are conditioned by the development and expansion of others. यानी उन्होंने बताया कि on the basis of those things, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी ये कहती है कि डिपेंडेंस एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो दूसरी कंट्री की वजह से बेटर भी होगा और एक्सपेंशन भी होगा। आइदर वो पेरिफेरल स्टेट है या वो एक सेंट्रल स्टेट है, यानी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उन दोनों के दरमियान एक स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, और दोनों का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट इकोनॉमिक सिस्टम इज गेटिंग बेटर बिकॉज ऑफ वन अनदर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, they are depending upon first world countries for development, but on the other hand the first world countries are also dependent on the third world countries for improving their state। तो वो कह लें कि both the states are, both the set of countries are involved in the betterment of one another। A relationship of interdependence between two or more economies or between such economies and the world trading system become a depending relationship when some countries can expand through self-impulsion while others, being in a dependent position, can only expand as a reflection of the expansion of the dominant countries, which may have positive or negative effects on their immediate development. The same point. In either case, the basic situation of dependence causes these countries to be both backward and exploited. Dominant countries are endowed with technological, commercial, capital, and socio-political predominance over dependent countries. The form of this predominance varying according to the particular historical moment and can therefore exploit them and extract part of the locally produced surplus. Dependence then is based upon an internal division of labor, which allows industrial development to take place in some countries while restricting it in others, whose growth is conditioned by and subjected to the power centers of the world। अब यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, उसी में उसमें यही बताया गया है कि जो बोथ डिपेंडेंस होती है या डिपेंडेंस की जो स्टेट होती है, जिसमें रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज पे और पुअर कंट्रीज रिच कंट्रीज पे रिलाई करती हैं फॉर देयर ग्रोथ, उसमें दोनों केसेस में एक का फायदा और एक का नुकसान हो रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उसमें आप कह लें कि, लेकिन ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि इससे एक स्टेट ऑफ डिपेंडेंस है, जो आपकी रिच कंट्रीज हैं या डोमिनेंट कंट्रीज हैं वो काफी हद तक फायदा ले जाती हैं, बिकॉज दे आर रिच विद ऑल दो, दे आर द पर्सन्स जो कि गिविंग साइड पे हैं, टेकिंग साइड पे कम है, लेकिन फिर भी अपनी पोजीशन को बेटर बनाने के लिए उनको एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करने की या रिलाई करने की जरूरत होती है।
अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज उसमें फिर इन्हीं सारे पॉइंट्स, ये जो एक डिपेंडेंस की जो स्टेट है उसकी ऊपर एक डिटेल क्रिटिसिज्म दिया गया है, जिसमें कि उसको एक ज्यादा एलेबोरेटेड मैनर में हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। अब बिफोर going into the further discussion, anyone has any question or anyone has any problem, तो वो आप मुझसे पूछ लें। आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, तो ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्रिटिसिज्म के साथ इस चीज को और क्लैरिफाई कर दूंगी कि हाउ they are talking about the state of dependence from both the sides. G, anyone has any question?